हेलो गाइस। आज हम सिविल सर्विसेज के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है आर्थिक भारत में आर्थिक सुधार। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आर्थिक सुधार से क्या आशय है। तो अर्थव्यवस्था में विसंगतियों को दूर कर अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान करना ही आर्थिक सुधार कहलाता है। मीन्स अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाने के लिए जो भी प्रयास किए जाते हैं वो आर्थिक सुधार के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें आर्थिक सुधारों की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो हम प्रीवियस टाइम में चलते हैं, तो जब भारत का राष्ट्रीय घाटा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जो खाड़ी देशों का संकट उत्पन्न हुआ था। खाड़ी देशों के संकट उत्पन्न होने के कारण पेट्रोल के दामों में अत्यधिक वृद्धि हो गई थी, और हम सभी जानते हैं कि भारत पेट्रोलियम उत्पादों पर कितना ज़्यादा डिपेंडेंट है ऊर्जा के लिए। तो जब खाड़ी देशों में संकट उत्पन्न हुआ तो भारत का जो आयात था वो अत्यंत बढ़ गया, और आयात के ऊपर जो विदेशी मुद्रा का विनिमय होता था वो काफ़ी ज़्यादा हो गया, जिस कारण भारत की अर्थव्यवस्था लगातार घटती चली गई और घाटे की व्यवस्था के कारण स्फीतिक दबाव बढ़ता गया। इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था गंभीर संकटों में पहुंच गई। 1990 का दशक की अगर हम बात करेंगे तो उस समय भारत के पास मात्र एक सप्ताह का आयात भुगतान शुल्क बचा था। मतलब भारत के पास जो विदेशी मुद्रा का भंडारण था, जिसमें भारत अपने आयात का भुगतान करती थी, वो एक महीने तक उससे सरकार अपना आयात भुगतान कर सकती थी। और इस परिस्थिति में भारत ने 200 टन सोना गिरवी रखा और उस समय परिस्थितियों को सुधारने का प्रयास किया। फिर हम देखेंगे 24 जुलाई 1991 को नरसिम्हा राव जी की सरकार में एक नई वित्त आर्थिक सुधार की व्यवस्था लाई गई, जिसमें जो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ऐसा बिल लाया गया था उस नीति में सबसे ज़्यादा क्या क्या काम किया गया था। तो सबसे जो महत्वपूर्ण काम था, 1991 से पहले जो भी इकाइयाँ थी उन पे लाइसेंस लगता था। तो सबसे पहले तो लाइसेंसिंग प्रक्रिया की समाप्ति की ओर कदम उठाए गए। 1991 में अगर हम बात करें तो उस समय 18 उद्योगों हेतु लाइसेंस अनिवार्य था, और वर्तमान में यह लाइसेंसिंग प्रक्रिया घटाकर 5 उद्योगों तक सीमित रह गई है। ये 5 उद्योग कौन कौन से हैं? जो भी अल्कोहल युक्त पदार्थ होते हैं उनका निर्माण के लिए लाइसेंस लेना आवश्यक होता है। तंबाकू के जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया आवश्यक है। इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस मतलब एरोप्लेन से संबंधित जो भी काम होते हैं और रक्षा से संबंधित जो भी काम होते हैं उसके लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया आवश्यक है। इसके बाद कुछ डिटोनेटिंग फ्यूजेस, बारूद और नाइट्रोसेल्युलोज दियासलाई, जो ऐसे औद्योगिक विस्फोटक जो भी इकाइयाँ होती हैं उनके लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया अनिवार्य है। और कुछ महत्वपूर्ण जो रसायन होते हैं जिनसे काफ़ी खतरा उत्पन्न हो सकता है, जैसे हाइड्रोसाइनिक अम्ल, इसके व्युत्पन्न फास्जीने, इसके व्युत्पन्न आइसोसाइनेट एवं हाइड्रोकार्बन के डायोसाइनेट जैसे मिथाइल आइसोसाइनेट है। तो इन 5 में लाइसेंसिंग प्रक्रिया को रखा गया और बाकी सभी में समाप्त कर दिया गया। फिर हम देखेंगे कि जो उद्योग आरक्षित किए गए थे, जैसे पहले क्या होता था कि सरकार अपने पास कुछ उद्योगों को आरक्षित रखती थी, उसको भी सरकार ने दूसरों को करने के लिए ओपन कर दिया। अब सरकार के पास 2 आरक्षित उद्योग अभी भी हैं, वो है परमाणु ऊर्जा और रेल यातायात। फिर तीसरा जो करा गया इसमें वो था MRTP एक्ट की समाप्ति। तो जिन कंपनियों की 100 करोड़ से अधिक संपत्ति होती थी उन्हें MRTP कंपनी कहा जाता था। 1991 में राहवन समिति की सिफारिश पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया गया। नई औद्योगिक नीति में MRTP कंपनियों की उच्च सीमा को हटा दिया गया और MRTP अधिनियम में परिवर्तन किए गए, ताकि इन फर्मों को गैर लाइसेंस क्षेत्र में निवेश के लिए सरकारी अनुमोदन प्राप्त न करना पड़े। चौथा हम देखेंगे विदेशी निवेश को प्रोत्साहन। जब हमने अर्थव्यवस्था को ओपन कर दिया, मतलब खुली अर्थव्यवस्था को अपनाया, तो सरकार ने विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया, और इसके लिए सरकार ने 1997 में पहली बार दिशा निर्देश जारी किए, और FDI को जो भी FDI की दर थी उसको निर्धारित किया, अधिकतम सीमा को निर्धारित किया गया। पांचवा था कि सार्वजनिक जो उपक्रम थे उनको प्रतिस्पर्धी बनाना। तो इसके लिए LPG अपनाने के बाद सरकार ने सरकारी उपक्रमों को प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक वित्तीय सहायता प्रदान की।
इन उपक्रमों को वर्तमान में 3 वर्गों में विभाजित किया था। आप सभी को पता होगा, जो महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न, ये 3 कैटेगरी हैं। फिर हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय उस समय क्या हुआ था, जब हमारे पास मतलब भारत देश के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया था, तो सरकार के पास सफिशिएंट मुद्रा नहीं थी जिससे वो अपने जो भी आयात शुल्क हैं उनको बैन कर सके। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया कि उसने IRDB, जैसे हम विश्व बैंक भी कहते हैं, और IMF के पास पहुंचा मदद के लिए। तो उन्होंने भारत को मदद देना स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने कुछ अपनी शर्तें रखी, जिसमें उनकी शर्तों में क्या क्या था कि भारत जो है निजीकरण और उदारीकरण को अपनाएगा, प्रतिबंध जो भी लगे हैं निजी क्षेत्रों पर उनको हटाएगा, और सरकार कम से कम हस्तक्षेप करेगी उनमें। तो भारत सरकार ने ये सारी शर्तें मानी और 1991 की नई वित्तीय नीति की घोषणा की। इसमें क्या किया गया कि स्थायित्व उपाय, जो स्थायी उपाय होते हैं, जैसे भुगतान संतुलन पर नियंत्रण करना, मुद्रास्फीति, महंगाई पर नियंत्रण करने के प्रयास किए गए। और इसके अलावा संरचनात्मक सुधार जो होते हैं, जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह होते हैं, तो उनमें क्या करना कि ऐसा तैयार करना जिससे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र पर समानता से भार पड़े, मतलब एक ही सेक्टर पे बहुत अधिक भार ना हो जाए। ऐसे प्रयास करने का प्रयास किया गया। इसके लिए सरकार ने फिर उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति को अपनाया। सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों के लिए MSME अधिनियम 2006 लागू कर दिया। इसमें लघु उद्योग में निवेश की सीमा को बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया गया है। देश में तीव्र आर्थिक विकास के लिए औद्योगिक नीति की घोषणा करना आवश्यक समझा गया। इसके लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1947 में एक औद्योगिक सम्मेलन का आयोजन किया। औद्योगिक सम्मेलन का आयोजन जो किया था, उसमें 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा मिश्रित अर्थव्यवस्था के आधार पर औद्योगिक नीति तैयार की गई थी। गाइस, ये फर्स्ट पार्ट था। इसके आगे का पार्ट वीडियो बड़ी हो रही थी, इस वजह से मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या हैं, और विशेषता के बाद जो औद्योगिक नीतियां हैं 1956 है, उसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे। और जो फेमा कानून था, तो फेमा कानून से संबंधित हम डिस्कशन इसके पार्ट 2 में करेंगे। थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे की वीडियो भी प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।